हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC के द्वारा जो अनेक प्रकार की भर्ती निकाली गई हैं, तो उसी में हिंदी विषय से हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ सैम्पल आंसर राइटिंग। जैसा कि आप सभी ने मेरे पास कई कमेंट किए थे कि मैम एक सैम्पल कॉपी आप दिखाइए, एक बार आप लिख कर दिखाइए किस प्रकार से हमें लिखना है। तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और ये जो आंसर मैंने लिखा है तो ये हिंदी वालों के लिए है। लेकिन जो हमारे साथ और अनेक अन्य सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो ये ना समझे कि आज की वीडियो में केवल हिंदी विषय से ही हम बातचीत करेंगे। तो अनदर सब्जेक्ट वालों के पास के भी सब सैंपल जो है मेरे पास हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज हम आपको जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और हिंदी है, और भी कोई एक आध सब्जेक्ट होगा, तो मैं इनके सैंपल जो आंसर सैंपल मैं लेकर आई हूँ कि HPSC में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ताकि आप 10 में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब आपका सबसे पहले HPSC स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लेगी, उसमें 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगी। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, और सब्जेक्टिव में 2 गुना लेकर 2 गुना जो कैंडिडेट है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो आंसर राइटिंग का अहम रोल है, और काफ़ी कमेंट मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आज ये इस क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है। बाकी एक दो सैंपल मैं वो भी लेकर आई हूँ जो मैंने लिख कर देखे थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और अभी एक बार फिर से कहूँगी कि जब तक आपने अगर आप अभी तक ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि मैम क्या आप नोट्स भी भेजते हैं क्या। तो मेरे यहाँ पर मैं बिल्कुल जो भी आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, या जो भी किसी भी प्रकार का अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, तो वो बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। यहाँ पर मैं किसी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाती, ना ही किसी प्रकार के कोई नोट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं। ठीक है। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हिंदी का है, और अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं इसके, जैसे कि जिनका सब्जेक्ट तो दूसरा है बट उनका मीडियम हिंदी है, तो उनको किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी कि जैसे कि आपको ये एक A4 साइज जो सीट मिलेगी, पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, और ये आपको बाइंडेड मिलेंगी। एक एक सीट वाली कॉपी नहीं मिलेगी, बाइंडेड मिलेंगी। अगर टोटल सीटों की मैं बात करूँ तो कम से कम 72 या 70 के आसपास सीटें हैं। अब इतना बताने के बाद भी एक कमेंट ये आया था कि मैम डबल है या सिंगल है। तो भाई ये तो आप 70 पेजेस इतने हैं, मैंने वहीं पर नोट किया था। जैसे कि HPSC में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो जैसे कि ये पृष्ठ दिया हुआ है, इस पृष्ठ के अंत में ना यहाँ पर पृष्ठ संख्या थी, तो मैंने यहाँ से देखे थे, तो आपको कम से कम 75-76 के आसपास जो है पेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो वो आपके कम नहीं पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी लिख लें। तो इस प्रकार की आपको कॉपी मिलेंगी। उसके बाद मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि मैम क्या ये लाइनिंग, हमें पता नहीं उन्होंने सब्जेक्ट लिखा हुआ था कि इसमें हमें लाइनिंग का मिलेगा या प्लेन पेज मिलेगा। तो भाई मैं आपको साफ तौर पर बताती हूँ कि मैं उतना ही बताती हूँ जितना मुझे पता है। मैं वैसे डिंगे नहीं मारती हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने तो एक हिंदी का पेपर दिया था, और इसी से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि जब मुझे हिंदी में प्लेन पेज मिले थे, तो भाई पोल साइंस वालों को लाइनिंग पेजेस कैसे मिल सकते हैं, या साइकोलॉजी वालों को कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि आप मान सकते हैं कि HPSC ने हो सकता है एक ही तरह की कॉपी जो है अपनी प्रिंट करवाई हो। तो और मेरी एक फ्रेंड थी कॉमर्स में, उसे भी प्लेन पेज मिले थे। हाँ, आपको मार्जिन स्पेस वहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस प्रकार से
जैसे कि एचपीएससी में मार्जिन किया हुआ होता है, मैंने सेम इस सीट को वैसे ही मार्जिन दिया है। पहले आपको यहाँ पर ऊपर मार्जिन मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको ऐसे मार्जिन मिलेगा, नीचे की तरफ से आपको कोई भी लाइन नहीं लगी हुई मिलेगी। तो भाई ऐसे जो क्वेश्चन जब पूछते हैं कमेंट्स, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं कहीं उन्हें बता दूं कि नहीं तुम्हें प्लेन मिलेंगे, और हो सकता है एचपीएससी ने उनके लिए लाइनिंग कर रखी हो। तो इस तरीके के मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे मैंने 2-3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम्पल दे दिया है, सभी की प्लेन कॉपियाँ थी जैसी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक प्रश्न है, अभी हम थोड़ा सा पहले हिंदी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक प्रश्न था, और ये प्रश्न वही प्रश्न है जो अभी पिछली बार जो एचपीएससी ने रिसेंटली जो पेपर लिया था पीजीटी हिंदी का, और उसका पहला ही प्रश्न था ये, उस प्रश्न पत्र का ये पहला ही प्रश्न था। इस प्रश्न की वजह से मेरा जो सिलेक्शन भी रहा होगा ये लगा लो, क्योंकि इस प्रश्न में मुझे 25 मिनट या 30 मिनट मुझे यहाँ तक करने में लग गई थी, मैं सीक्वेंस के चक्कर में उलझ गई थी। तो अभी मैं तो आपको खोल खोल के बता रही हूँ, हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आपको दूसरा प्रश्न आता है तो आप पहले दूसरा कीजिए, आपको 7वां सबसे अच्छा आता है तो आप 7वां कीजिए, आपको 9वां आता है तो आप 9वां सबसे पहले कीजिए, ठीक है। लेकिन जो आपको सबसे बेस्ट आता है ये नहीं कि उसी में आप पूरा टाइम लगा देंगे। तो आज मैं कमेंट्स पर बातचीत नहीं कर रही हूँ, कमेंट में फिर से एक वीडियो बना दूंगी। तो कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर, अब पद आपको पता है, यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति को आपको समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा है। कबीर के आलोच्य पद, आलोच्य मतलब जो आलोचनात्मक पद लिखे हैं, जैसे कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते चक्की भले पीस खाए संसार। तो ये उनका एक आलोचनात्मक पद है ये, ठीक है। इस प्रकार के आलोचनात्मक पदों के आधार पर जो दर्शन है कबीरदास जी का, उसको रेखांकित करना है। दर्शन का मतलब कि समाज को वो किस दर्शन से देखते थे, किस हिसाब से समाज को देखते थे, और उनके उसको समाज की उस समय जो परिस्थितियां थी उनको उन परिस्थितियों को उन्होंने किस प्रकार देखा और किस प्रकार उनको आलोचनात्मक पदों का रूप दिया। तो आपको ये दर्शन के बारे में बताते हुए कैसे बताना है, आलोचनात्मक पदों के माध्यम से आपको उनके दर्शन को समझाना है। तो ये प्रश्न है। सबसे पहले मैं हर एक सब्जेक्ट वालों को बताऊंगी कि आपको इस प्रकार से प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि आपसे मीमांसा करवाई है या आपसे विवेचना करवाई है या डिटेल पूछी है या एक्सप्लेनेशन पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को पहले समझना है। प्रश्न समझने के बाद अब आपको ये देखना है कि इसने क्या पूछा है कि कबीर के आलोच्य पदों के आधार पर, तो कबीर का नाम लिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रश्न की जब प्रस्तावना देंगे या प्रस्तावना शब्द आप लिखेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न की 3 पार्ट होते हैं, प्रस्तावना होती है, बीच में उसकी बॉडी होती है और फिर आपका कंक्लूजन होता है यानी कि निष्कर्ष होता है। तो प्रस्तावना में आप थोड़ा सा वो बताएंगे कि क्या आपसे पूछा गया है। तो कबीर के बारे में पूछ रहा है तो थोड़ा सा आप कबीर के बारे में बताएंगे, जैसे कि भक्ति काल के, और बहुत जैसे कि पता तो आपको कबीरदास के बारे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन पर आपको केवल 12 मिनट मिल रही हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब लिखने को तो मैं भी कबीरदास के ऊपर काफ़ी कुछ लिख देती, लेकिन हमें ऐसा ध्यान रखना है कि 12 मिनट के अंदर आपका प्रश्न, आपका उत्तर भी पूरा हो जाए और जो इसने बातें पूछी हैं इससे जो एग्जामिनर है वो भी संतुष्ट हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखा है आप इसे पढ़ सकते हैं कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, मिथ्याचार, पाखंड का बोलबाला था। उस समय किसी ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके। तो अदर सब्जेक्ट वाले अगर इसे देख रहे हो तो थोड़ा सा स्किप करके आप आगे से देख सकते हैं, बाकी आपको इससे भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके। कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे।
कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का स्तुल्य प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए इस प्रयास को निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है। तो ये मैंने लिखा है। अभी आप लोगों के लिए मैंने ये सैंपल कॉपी तैयार की है और राइटिंग आप देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये तो किसी बुक में से देखकर लिखा होगा, तो इसी के लिए मैं एक और अनदर सैंपल लेकर आई हूँ, जो कि मैंने जब पीजीटी का एग्जाम दिया था तब जो मैंने घर पर आंसर राइटिंग की थी, मैं वो भी दिखा दूंगी। और जब मैं देखकर लिखती हूँ तो ये मेरी सेम आई थी। तो आप अपनी राइटिंग का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, इससे थोड़ी सी लास्ट में इस राइटिंग से थोड़ी सी डिफरेंट राइटिंग हो गई थी अंत में। ठीक है, वैसे अक्सर मेरी ऐसे ही आती है। ठीक है, तो उसके बाद निम्न शीर्षक आपको किस प्रकार से लिखने हैं, तो मैं इस प्रश्न को पढ़कर बताने के पीछे मेरा मंतव्य यही है कि आप प्रश्न के नेचर को समझें, क्वेश्चन के नेचर को समझें। उसके बाद उसके लिए आप एक प्रस्तावना तैयार करें। फटाफट ये 30 सेकंड के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये प्रस्तावना स्ट्राइक कर जाने चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर मुझे किस प्रकार से देना है। ये प्रस्तावना लिखने के बाद आपको प्रश्न की बॉडी लिखनी है। जैसे कि इसने पूछा कि आलोच्य पदों के आधार पर उनके दर्शन को समझाना है, तो ये उनके आलोच्य पद हैं। और कौन कौन सी हैं कि जैसे राम रहीम की एकता का प्रतिपादन चाहते थे, वो समाज को उन्होंने देखा। देखो, दर्शन उन्होंने समाज में देखा कि लोग, कोई राम के नाम पर मर रहा है, कोई रहीम के नाम पर मर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई मुस्लिम की पूजा, रहीम की पूजा कर रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा और फिर उन्होंने अपना कुछ दोहे लिखे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं सारी लाइन टू लाइन, तो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलकर रहें। उन्होंने राम और रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, ये तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। फिर इसी के संदर्भ में मैंने उनकी दो पंक्तियां भी यहाँ पर दी हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो आप यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं या नदर पेन से लिख सकते हैं। आप हेडिंग भी दूसरे पेन से आप चेंज कर सकते हैं और हेडिंग को आपको इसी प्रकार से बॉक्स में लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जाति प्रथा का खंडन किया। तो ये अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है तो ये मैंने काटा नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना है, कई लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको काटा मारना है तो इस पर ऐसे मार दीजिएगा या फिर ऐसे करके छोड़ दें। कबीर भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधारक पहले हैं। जाति प्रथा का खंडन पढ़ रहे हैं हम। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत, देखो एक बात मैंने यहाँ पर और ली है कि जैसे एक अक्षर, आप एक शब्द है जो आधा इधर लिख दिया और आधा आप इधर लिख रहे हैं, तो इस विराम चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे। योजक विराम चिन्ह इसे बोलते हैं। ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा वह है जिसके कर्म अच्छे हैं। फिर इसी के संदर्भ में एक फिर इनका आलोच्य पद लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्जन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे कि कमेंट में पूछा गया था कि मैम क्या मार्जन के अंदर लिख सकते हैं, तो मार्जन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है। ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, निंदक सोई। तो ये मैंने उसका आलोचनात्मक, हर बात के पीछे आपको एक पद देना है। अगर आप वैसे डिटेल में लिखे गए और पद नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध, और उसके बाद फिर ये मैंने लिखा है, देख लो। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है कि घर के चाके को पूजा जाए। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कह रहा कि इससे अच्छा तो घर की चाकी, वो भी तो पत्थर की बनी हुई होती है, अगर उसकी पूजा करे तो उससे संसार पीस कर खा सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा लाइट आ गया है इसमें, जब मैंने फोटो क्लिक की है तब। तो इस प्रकार से मैंने लिखा है और आप पूरी बातों पर आप ध्यान देते जाएंगे। और मैंने ये प्रश्न ऐसे की ऐसे वहाँ पर लिखा था, ठीक है। इसीलिए मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस घर पर कम की थी और एक प्रश्न संख्या के चक्कर में मैं उलझ गई थी इस वजह से। और पहला ही ये प्रश्न था, अगर मैं इसे स्किप करती या छोड़ती या अंत में लिखती तो मुझे ये डाउट था कि मुझे सीक्वेंस से पेपर करना है। लेकिन अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसीलिए आप वीडियो को जमकर लाइक एंड शेयर करें, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो देख रहा हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव हिंसा का विरोध। जीव हिंसा का विरोध।
कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त, देखो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि ना हम अपने चैनल पर कोई नोट्स बेच रहे हैं, ना ही हम कोई बैच दे रहे हैं। फ्री में आपको इसके बदले कोई किसी प्रकार की कीमत नहीं चुकानी है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको एक ऐसे क्लिक करना है, बस सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और आपका कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, हमें उसी से बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जीव हिंसा का विरोध। तो कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में साख्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और कहा, दिन में रोजा रहता है, राती हनत है गाय। कहते हैं दिन में तो रोजा रखते हैं और रात को गाय का हनन करते हैं, गाय को काटते हैं। ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ठीक है, तो इस तरह की पंक्तियां आपको लिखनी है। अब देखो, ये मैंने 2 पेज में आपको बता दिया, एक पेज ये था और एक पेज ये है, यानी कि एक खड़ा पेज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि इसके बारे में तो मुझे और भी बहुत सारे पॉइंट पता था, जैसे मूर्ति पूजा का खंडन है, एकेश्वरवाद की स्थापना है, बहुदेववाद का खंडन है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, गुरु की महत्ता है। ठीक है, काफ़ी पॉइंट्स है भाई। अगर आपकी कलम इजाज़त देती है और आपको समय इजाज़त देता है तो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप एक पेज भरें, आप और पेज भरिए और लिखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अपना कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दे दिया है कि वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। कबीर नैतिक मूल्यों के, हाँ एक बात और बताना चाहती थी कि जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको आप अंडरलाइन करें, जरूर अंडरलाइन करें। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना भूल गई थी और मैं वहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं करके आई थी। कबीर नैतिक मूल्यों के पक्षधर ऐसे संत कवि थे जो जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। कबीर के निम्न आलोच्य पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका दर्शन किस प्रकार का था। वे उपदेशक हैं तथा मानव मात्र को सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, संतोष, उदारता जैसे गुणों को धारण करने का उपदेश देते हैं। तो लिखने वाला हो सकता है किसी की सोच इससे भी ज़्यादा बेटर हो, इससे भी अच्छी हो। मैं ये नहीं कहती कि ये मैंने सबसे बेस्ट लिखा है। हो सकता है जो हमारी वीडियो देख रहा हो वो इससे भी बेस्ट लिखे, क्योंकि एक से बढ़कर एक इस दुनिया में है। तो मैं अपने आप को सबसे बेस्ट नहीं मानती हूँ। बाकी जो मेरे से कमेंट मुझसे किए गए तो मैंने एक सैम्पल कॉपी आपको दिखा दी। एक तो ये तो सिंपल था, क्योंकि हिंदी वालों के कुछ जो हेडिंग है, जो पॉइंट्स है वो इसी प्रकार से बनते हैं। और अनदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि कॉमर्स है, बायोलॉजी है, उनमें डायग्राम बहुत होते हैं, तो आप लोग डायग्राम बनाकर अपना आंसर दें। उसके बाद मैं हिंदी का एक प्रश्न, ये मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, बस वैसे ही दिखा दूंगी। अब ये तो मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल कॉपी तैयार की है और ये वो कॉपी है। देखो मैंने इसमें मार्जिन नहीं किया था, ये मैंने लिख कर देखा था। जब मैं पिछली बार पीजीटी का पेपर देने गई थी तो मैंने ये लिख कर देखा था। ठीक है, उसमें मैंने, हाँ इधर से मार्जिन नहीं किया था, ये मेरी गलती थी, और एक इधर से मार्जिन नहीं किया था। लेकिन बिना मार्जिन किए मैंने ऊपर से स्पेस छोड़ रखा है और थोड़ा थोड़ा पीछे भी छोड़ रखा है। तो ये वो कॉपी है जो मैंने घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसको लिखा था, 10 या 12 मिनट के अंदर इस प्रश्न को लिखा था, टाइम का ध्यान रखते हुए। और इसके कंटेंट भी आप देख सकते हैं। और अगर इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है तो आप इस प्रकार से डायग्राम बनाइए। ये अभिव्यक्ति और माध्यम का टॉपिक है। और फिर हेडिंग भी मैंने, ये सारी मेरी वो सैंपल कॉपी है जो मैंने अपने घर पर लिख कर देखा था। ठीक है, तो ऐसा ही मैं वहाँ पर लिख कर, ये मेरी राइटिंग ऐसे ही यहाँ आ रही है जब मैंने 10 मिनट में अपने आंसर को खींच कर लिखा था। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा मैंने ये क्रॉप नहीं की है, एक इक्को की एक कॉपी आती है और साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस इकोनॉमिक और फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल, तो कैपिटल शायद आपकी पूंजी व्यवस्था या कुछ ऐसे होती होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैंने ये इसलिए लिया है कि मैंने 12th में इकोनॉमिक्स मेरे पास था। एंड कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, और इस कंटेक्स्ट में आप डिस्कस करेंगे एक तो इकोनॉमिक, फिजिकल, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। और एक तो 150 वर्ड्स में आपको देना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अंडरलाइन करना है। राइटिंग आपकी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। उसके बाद आपको इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनाने हैं।
ठीक है, कि आप क्या बताने जा रहे हैं, साइकिल के रूप में यहाँ पर बना रखा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि सारी बातों को यहाँ पर कितने अच्छे से डिस्कस किया गया है। और उसके बाद है ये उसी का सेकंड साइड से ये पेज है कि इकोनॉमिक कैपिटल यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पर बता रखा है। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, ये आप अच्छे से देख लें। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ये आप खुद पढ़ लें कि कैसा कंटेंट लिख रखा है, किस प्रकार से लिख रखा है, और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें किस प्रकार से अंडरलाइन कर रखा है। तो ये इकोनॉमिक्स का सैंपल है और ये शुरुआत थी प्रश्न की यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी साइड का था। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे पास वो मैं आपको दिखाती हूँ, पोल्टी का है। ये जो प्रश्न है ये पोल्टी का है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और पोल्टी का ये सैंपल लिया है मैंने। तो मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में आपको बताना है और फिर दोनों में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ऐसे आपको हेडिंग डालना है, मार्जिन डाल लेना है। इसमें शायद मार्जिन यहाँ पर वैसे ही छोड़ा हुआ है, लाइन नहीं लगा रखी है, तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करें तो लाइन लगा कर सकते हैं, अगर समय नहीं तो आप वैसे अंदाजे से छोड़कर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मार्जिन की हुई कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, तो ये देखो किसी के अकॉर्डिंग भी बता रखा है। डेफिनेशन को आपको इस प्रकार से लिखना है। देखो डेफिनेशन किस प्रकार से लिख रखी है, इन्वर्टेड कॉमास भी लगा रखी हैं। और फिर उसके बाद क्या बता रखा है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने बताया, उसके बाद किसी का नाम लेकर आपने डेफिनेशन दी, और उसके बाद ये डायग्राम है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसी का बैक साइड का पेजेस है, तो ये डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया गया है, रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद अनरिटन, और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखे हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हिस्ट्री का सैम्पल आंसर है, ये भी आप देख सकते हैं। द रियल पर्पज ऑफ मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार था एक, आपको भी पता होगा, was to divide nationalist rank and unity among Indian by according growth of communalism. In this context, discuss how successful this reform in achieving its objectives. तो 10 मार्क्स का है ये। हिस्ट्री वाले बच्चे देख लें, क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन की प्रकृति को आपको समझना है और क्वेश्चन को देखना है कि आप कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। जितने टुकड़ों में क्वेश्चन टूटेगा उतना ही आंसर आपको देना आपके लिए आसान हो जाएगा, जल्दी लिख पाएंगे। तो ये देखना कि किस प्रकार से इन्हें मार्ले मिंटो के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बाद सारा बताया कि एक्ट कौन सा एक्ट था। ठीक है, और अंडरलाइन भी कर रखा है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो पर्पज़ क्या थे, मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था 1909 में, उसके क्या पर्पज़ थे, देखो कितने अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद इसके फीचर्स ऑफ रिफॉर्म बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के, तो ये इस मोमेंट के जो ये फीचर्स बता रखे हैं आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी की बैक साइड में भी इसका लिखा हुआ है और 1 पेज का ही लिखा हुआ है ये भी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोविजंस लीड टू ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो भाई इंग्लिश पढ़ने में अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही तो आपसे माफ़ी चाहूँगी। और इम्पैक्ट क्या पड़े थे इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के, तो ये देखो इम्पैक्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको अपने आंसर्स देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और है मेरे पास और ये भी हिस्ट्री का ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये 100 मार्क्स का है और आपको नहीं सॉरी 10 मार्क्स का ही है। 10 मार्क्स के आपके एचपीएससी में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है एचपीएससी में टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो देखना मैंने काफ़ी ये सैंपल इन्होंने मार्जिन भी यहाँ पर किया गया है, पेंसिल से मार्जिन कर रखा है और ये किस प्रकार से लिख रखे हैं तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
देखो कितने अच्छे से कर रखे, क्योंकि हिंदी जो हमारा विषय है ना उसमें इतने सारे पॉइंट्स जो है ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन ये अदर सब्जेक्ट हैं, इनका देखो कितने अच्छे से लिख रखा है और इतनी अच्छी आपके लिए सैम्पल कॉपी प्रोवाइड की गई है, तो आप काफ़ी अच्छा अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आप लोगों की इनकी वजह से या इनकी हेल्प से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है और आपका सिलेक्शन होता है, तो मैं तो यही समझूंगी कि मेरा ही सिलेक्शन हो गया है, मेरा चैनल का जो मोटिव था वो आज पूरा हो गया है। ठीक है, तो यही चाहती हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डायग्राम बना रखे हैं। एक और इकोनॉमिक का नेक्स्ट क्वेश्चन का एक और सैंपल है मेरे पास। गिव द रीजंस फॉर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स इन इंडिया, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये प्रश्न इंडियन इकोनॉमी पर ये जो लेबर आपका फोर्स है इसका क्या असर पड़ेगा, तो ये सारा इसमें बता रखा है। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और ये भी इसको देखना किस प्रकार से सोल्व कर रहा है, आप देख रहे होंगे। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल जो सेक्टर हैं इनके फीचर्स देखो कितने अच्छे से डायग्राम बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद ये डायग्राम है और काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन स्पेस के अंतर्गत आप देख रहे होंगे, बार बार कमेंट करके फिर पूछते हो, इन पर ध्यान तो देते नहीं हो कि मार्जिन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सब को अंडरलाइन कर रखा है और कोई ज़्यादा जो है राइटिंग पर भी ज़्यादा फोकस नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये आपको सैम्पल पेपर कैसे लगे और मेरे पास नहीं है भाई, फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आज हमने दिखाए, ये इकोनॉमिक्स का था, ये इकोनॉमिक का था। और फिर भी आपको बार बार आप इस वीडियो को देखकर अंत तक अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि हमें आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। ठीक है, ये अनदर सब्जेक्ट वाले भी इसे देखकर पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि जिसका नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकती। पॉलिटी का बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया, इकोनॉमिक का बता दिया और हिंदी का बता दिया। तो हिंदी जैसा ही इंग्लिश का होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं तो उनका थोड़ा सा सेम सा ही होगा। और उसके बाद है ये नेक्स्ट जो है, एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं बैक साइड से चल रही थी, तो ये क्वेश्चन था हिस्ट्री का और उसके बाद ये क्वेश्चन था हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मैंने आपको बता दिया था। तो डायग्राम का आपका जो भी अच्छा लगे, जिस प्रकार से, जैसे इसने कभी यहाँ पर ऐसे बना रखा है या कभी वैसे बना रखा है, तो आप ये सारी कॉपियाँ अपने आप में फॉलो कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा लिख रखा है। तो हिंदी वालों के लिए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे आपको सैंपल लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे काफ़ी अच्छे जो आपकी तरफ से ये इक्को का था, इक्को वाले बच्चे ढंग से देख लें, तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे, इसलिए मेरा मन किया और मैंने ये सैंपल जो है, आप इन बेफिक्र होकर और बेझिझक होकर आप इन सैंपल्स पर विश्वास कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी धोखा नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एचपीएससी आपके मार्क्स काटने वाले नहीं है और एचपीएससी मजबूर हो जाएगी आपको 6 या 7 मार्क्स देने पर। ठीक है, तो कोशिश करना ऐसे ही लिखने की। तो दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट करके कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी हमारे हिंदी के थे, ये वाला प्रश्न मैंने लिख कर देखा था, हिंदी में भी अगर इस प्रकार से डायग्राम बनते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है प्रश्न को लिखना। तो जैसे ये प्रश्न था, इसमें डायग्राम नहीं थे तो पॉइंट्स थे, थोड़ा सा इनमें ज़्यादा लिखना पड़ता है और हिंदी में पेजेस भी ज़्यादा नहीं भरते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइए। और अगर मेरे लायक कोई हेल्प हो, अगर मुझसे हो सकेगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मार्जिन स्पेस है, ये आप कहेंगे कि मैम आपने मार्जिन स्पेस में क्यों लिख दिया। अब भाई मैं देखो, ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये तो मैंने लिखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी नहीं। आपको प्रश्न पत्र अलग से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपके जो आंसर शीट है उसी के ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, नहीं। जैसे कि आप बीए एमए में आप पेपर देते थे, फाइनल एग्ज़ाम देते थे, तो वैसे एक अलग से पेज मिलेगा, उसमें 18 क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, और ये मैं पहले एक आध वीडियो में बता भी चुकी हूँ। आपको सीधा प्रश्न संख्या डालनी है और आपका आंसर की जो है शुरुआत कर देनी है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता था कि एक आध का कमेंट जो है इसी पर बन जाएगा कि मैम आपने तो यहाँ मार्जिन के अंदर, तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा अगर मैं इस अक्षर को यहाँ लिखती हूँ तो मेरी ये लाइन डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैंने वो वहीं पर लिख दिया। आपके इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है। ये प्रश्न मैंने केवल इसलिए लिखा है कि आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकें। ठीक है, तो मार्जिन स्पेस के अंदर आप प्रश्न संख्या डाल सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको मार्जिन स्पेस के अंदर ही रखना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई बात भाई रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हिंदी विषय से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये मैंने अपने चैनल पर शुरुआत करवा रखी है। आप निःशुल्क मतलब बेफिक्र होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। HPSC PGT वाले बच्चे ये ना सोचे कि मैम हमारी तैयारी नहीं करवा रही, तो ये भाई उन्हीं की तैयारी है। आज की जो वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी HPSC PGT वालों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का ही सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो दोनों के लिए ये सैंपल हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो शुरू से अपनी इस प्रकार से तैयारी करें, और PGT वालों के अभी पेपर हैं तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अभी उन्हें बता देती हूँ। और हिंदी वाले निराश ना हो क्योंकि इनकी सीटें 3+1 थी, 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी और 1 SC की थी। तो मैंने कोई ये ना सोचे कि मैम ने फॉर्म भर रखा होगा, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, और मैंने बताया था कि मैं कोई मैंने आज तक रिकॉर्ड है अदर स्टेट का कोई भी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। और हरियाणा में भी मैंने ये भरते देखी, इसलिए देखी थी ताकि जो मेवात है वो, मैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, मेरे नज़दीक लगता है, तो मैं थोड़ा डेली अप डाउन यहाँ पर से कर सकती थी। बाकी मैं अपने फैमिली को, अपने परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। ठीक है, इतनी दूर कहीं ड्यूटी नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कभी भी किसी भी स्टेट के, चाहे वो KVS हो, NVS हो, चाहे रीट हो, किसी का कोई भी मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इसमें हिंदी में भी मैंने नहीं किया है, तो 3 सीटें हैं। और इसमें मैंने जो NCERT का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मैंने NCERT का पढ़ा रखा है। अगर आपके पास समय कम है तो आप जो मैंने NCERT के MCQs डाल रखे हैं वो आप ज़रूर पढ़ लें, जरूर डाल रखे हैं मैंने, और अधिकतर प्रश्न वहाँ से आ भी जाएंगे आपकी। ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि MCQs पढ़ने से पहले आप चैप्टर की रीडिंग ज़रूर लें, क्योंकि HPSC जो आपका कंटेंट है, जो आपका लेसन है, उसके बीच में से प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, लेकिन चैनल को जमकर सब्सक्राइब करें, इसी से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है।